नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और मन लगा के तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, बीएस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, 12वां चैप्टर है आज, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, और एग्जाम भी नर भी आप क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ से डाल रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पंचायती राज एवं नगर निकायों के बारे में पढ़ेंगे, इनका बैकग्राउंड क्या है उसको हम समझने वाले हैं। और आगामी उत्तराखंड सिविल सेवा और यूके ट्रिपल सी कोई भी जो भर्ती आने वाली है ना, तो वहां पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए हम दो चीजों को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बात समझना, देखिए कुछ बैक, क्योंकि पॉलिटी है तो स्थानीय स्वशासन जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, इसके कुछ बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर हम उत्तराखंड पंचायत राज सिस्टम को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में या फिर नॉर्मली आप स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जिसका आप कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, तो सिंपल मैं बात बताऊं तो लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, इसका मतलब होता है गांव और जिला स्तर के जो शासन को, ठीक है, गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है ना, ठीक है, जिला स्तर का शासन होता है उसको ही स्थानीय शासन कहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो जरूरी क्यों पड़ा है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, राजनीतिक शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है उसके हाथों तक इससे पहुंच जाता है। ठीक है, ये जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि जो स्थानीय समस्याएं होती है ना, वो उनका निराकरण स्वयं करके या फिर प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा करके ये चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। तो इससे दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका क्या होगा, इससे राजनीतिक, इससे आपका एक राजनीतिक जागरूकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, एक राजनीतिक जागरूकता आपकी बढ़ जाती है। साथ ही साथ आम आदमी का क्या होता है ना, आदमी का एक सशक्तिकरण भी होता है। क्या होता है, इससे सशक्तिकरण भी देखने को आपको मिलता है। तो इसीलिए जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, तो आपका जो स्थानीय स्वशासन है उसको कहते हैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं हिंदी में विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था। क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, एक सहभागिता पूर्ण मूलक क्या है, लोकतंत्र का भी क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशनरी, मतलब आपका क्या है, लोकतंत्र में एक सहभागिता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी इसको कह सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी ये आपके आज के जो हमारी जनरेशन है, या कह सकते हैं आज की जो पॉलिटिक्स है हमारे, या फिर आज का जो समाज है, इसके लिए बहुत जरूरी ये स्थानीय स्वशासन यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, ठीक है, इसके इतिहास की बात करूंगा मैं कि चीजें कैसे हुई, तो अगर मैं सिंपली बातों में बात करूं तो देखिए, माना जाता है कि जो चोल साम्राज्य था ना, एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वहां पे जो चोल साम्राज्य है, या फिर हम कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य है, तो वहां पे हमको ये कहीं ना कहीं स्थानीय शासन के बारे में पता चलती है कि हाँ, वहां पे ये चीजें चलती थी करके, और वहीं से आगे ये चलती रही। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने रेगुलेटरी एक्ट लेके आए, उसके बाद लॉर्ड रिपन ने क्या किया, सबसे पहले रिपन की बात करता हूं मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। तो रिपन के द्वारा 1882 में, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, 1882 में स्थानीय स्वशासन जो है आपका, ठीक है, जो आपका स्थानीय स्वशासन है, उससे संबंधित प्रस्ताव को यहाँ पे क्या क्या पहली बार यहाँ पे पास किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी को ही स्थानीय स्वशासन का ना मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है, किसको यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, जनक की मैं बात करूं तो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। किसको माना है, लॉर्ड रिपन को ही यहाँ पे माना जाता है। बाद में स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के द्वारा भी ये विचार दिए गए थे। और आपने देखा होगा, हम जब डीपीएससी पढ़ते हैं, ठीक है, डीपीएससी में जो आर्टिकल आपका 40 है, ठीक है, जो आर्टिकल आपका 40 है, तो वहां पर भी ग्राम पंचायत का गठन करने की बात वहां पे की हुई है। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड था। साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट डेट आती है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, आपकी यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को, 1959 को पहली, सॉरी, 1952 को पहली बार 55 क्या किया, विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, फिर आगे जाके ये चीजें स्टार्ट होती हैं, और एक 1957 में, एक यहाँ पे 57 में क्या होता है, एक कमेटी बनती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इस कमेटी के थ्रू फिर चीजें हमारी स्थानीय जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये शुरू किए गए, और ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चली गई, और अलग अलग रिकमेंडेशन वगैरह इसमें आती गई। और इसी के तर्ज पर, ठीक है, इसी के तर्ज पर 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार नागौर जिला, जो आपका राजस्थान में एक नागौर जिला है, ठीक है, नागौर जिला कहाँ, राजस्थान में, तो राजस्थान के अंतर्गत ही पहली बार जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है, त्रिस्तरीय कह सकते हैं कि पंचायतों का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर को, ठीक है,
1959 को ही, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, पहली बार एक विकास खंड शुरू यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके बाद अशोक मेहता समिति आती है 1997 में, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे वहां पे अशोक मेहता समिति आती है 1977, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी एक जीवी, यहाँ पे एक समिति आएगी आपकी जीवीके, ठीक है, राव समिति आती है, ठीक है, ये भी त्रिस्तरीय पंचायत संबंधित है। उसके बाद एक आती है लक्ष्मी सिंगल समिति आती है, ठीक है, सिंघवी समिति, ये आती है आपकी 1986 में, ठीक है। और जीवी के राव समिति आती है 1985 में। तो ये मेन चीजें हैं, इनको याद रखना, बैकग्राउंड है ये। तो इसके बाद ही क्या होता है आपका 73rd और 74th कस्टम अमेंडमेंट होता है 1992 में, और 93 से फिर ये इंप्लीमेंट यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। और जो पंचायत थे ना, इनको आपका एक संवैधानिक ढांचा यहाँ पे मिल जाता है। ये एक बैकग्राउंड था। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में, चीजों को आगे देखते हैं। कौन आर्टिकल पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही जो 24 अप्रैल है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा 24 अप्रैल को ही यहाँ पे क्या हुआ था, 1993 को, ठीक है, ये इंप्लीमेंट हुआ था। उस दिन से शुरू चीजें यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं, हमने हिस्ट्री का बैकग्राउंड की बात कर ली। 1882 में लॉर्ड रिपन ने, भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, प्रथम प्रयास मेयो ने किया था, पर जनक के रूप में इनको यहाँ था, रिपन को जाना जाता है यहाँ पे। 1959 की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम नागौर जिले में इसको स्टार्ट किया गया था, और 73rd संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं। उत्तराखंड की बात करूं 2002 और 3 में, उत्तराखंड में राज्य में 29 में से 14 विषय लागू। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कितने विषय हैं करके पंचायत में, तो 29 विषय हैं, जिसमें 14 यहाँ पे लागू कर लिए गए थे। और 2016 में उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक पास किया गया, क्योंकि इससे पहले जो हम चीजें यूज कर रहे थे वो यूपी के तर्ज पे कर रहे थे, तो यहाँ पे अपना बना दिया गया, और 4 अप्रैल से लेके ये चीजें स्टार्ट यहाँ पे हो गई। और 2019 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, वो हम आगे देखेंगे। जिसमें आपने देखा है पंचायतों में इलेक्शन होंगे तो कौन कौन वहां पे उठ सकता है, कितनी क्राइटेरिया पढ़े लिखे होने चाहिए, साथ में 2 बच्चे से ज्यादा उनके नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें 2019 में यहाँ पे चीजें की गई थी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, अगर हम बात करते हैं तो मेन चीजें ये हैं, जैसे हम देखते हैं, ठीक है, इसके संविधान ढांचे की बात करता हूं तो मेन है स्थानीय स्वशासन में 2 चीजें होती हैं, एक आपकी ग्रामीण होती है, ठीक है, एक आपकी होती है नगरीय होती है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो नगरी के अंतर्गत आपका एक जिला आएगा, जिला पंचायत आएगी, एक आपका क्षेत्र पंचायत आएगा, एक आपका आएगा ग्राम पंचायत आएगा, ठीक है। ग्राम हो गया, इसको आप बीटीसी कहते हैं, जैसे ब्लॉक के अंतर्गत होती है, जिला जिला स्तर पे होती है, ठीक है। इसी में अगर नगरी की मैं बात करता हूं तो नगरी के अंतर्गत सबसे बड़ा आपका नगर निगम होता है, ठीक है। फिर नीचे आपका नगर पालिका होता है, उससे नीचे, और सबसे नीचे क्या होता है, नगर पंचायत होती है, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं, तो आपको इनके बारे में यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके बारे में मेन चीज देख लेते हैं। देखिए कोर फैक्टर की बात करूं तो भाग 9 में, संविधान का आपका जो भाग 9 है ना, तो वहां पे हमने चीजें ये रखी हुई हैं। 11वीं अनुसूची है, जैसे 12 हमारी टोटल अनुसूची है ना, तो 11वीं अनुसूची में हमने पंचायत को इसको यहाँ पे रखा हुआ है, और 29 विषय हैं इसमें। यह राज्य सूची का विषय है। देखिए जब आप अनुसूची 7 पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आपको 3 लिस्ट मिलती है। एक आपको स्टेट लिस्ट मिलती है, एक आपको यहाँ पे सेंटर, एक स्टेट मिलती है, एक यूनियन लिस्ट मिलती है, एक आपको कॉन्करेंट लिस्ट मिलती है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो स्टेट सब्जेक्ट है ना, इसी के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, यहाँ पंचायती राज को यहाँ पे रखते हैं। क्लियर है? साथ ही अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना आर्टिकल भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम मेन में बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं 243 का डी, ये क्या है, तो ये पंचायत में ना आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन की यहाँ पे ये बात करता है। 243 का ऐप की मैं बात करूं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, अयोग्यता के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही अगर एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो संबंध सी का है, ठीक है, 243 सी क्या है, तो आपको बोलना है ये संरचना की बात करेगा, ठीक है। किसकी बात करेगा, ये संरचना की बात करेगा। ऐप बात करेगा, मैंने बात की 2 बार आ गया है, ठीक है अपना। उसके बाद 243 आई किसकी बात करेगा, तो राज्य वित्तीय आयोग, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसकी बात। देखिए इनकम की बात कर रहा है, आई से क्या रखो, इनकम, तो इनकम मतलब वित्त की बात कर रहा है वो, ठीक है। याद करने की ट्रिक होती है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही 243 का जी की मैं बात करूं तो ये कार्य एवं शक्तियों की बात करता है, तो पंचायत की पावर की ये बात करता है। किसकी बात करता है, पंचायत की ये पावर की यहाँ पे बात करता है। इसी के साथ ही एक आएगा 243 का बी आएगा, ये किसकी बात करता है, ये पंचायतों के गठन की बात करता है। क्या करता है, पंचायतों के गठन की ये बात करेगा। 243 का के की बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेगा। चुनाव का दायित्व, स्टेट के अंतर्गत जो ये चुनाव होंगे ना, चाहे नगर निगम के हों, नगर पालिका, नगर पंचायत, या फिर जिला पंचायत,
या फिर क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, कौन करवाएगा? ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा। कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इन चुनाव को यहाँ पे करवाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि जो स्टेट राज्य हैं उनके अंदर चुनाव कराने का दायित्व किसका है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पे कार्य होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही कुछ आर्टिकल और होते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेन तो आपको यही याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ मेन चीजों को हम लोग आगे और यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम बात करें उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों की यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, मार्च 2008 में संशोधन किया गया था, तो वहां पे जो सीएम थे उस टाइम पे वो थे भुवन चंद्र खंडूरी थे। तो इनने मेन चीज क्या की ना, देखिए हम 73rd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ते हैं या तो यहाँ पे ना ये लिखा था कि 33% आरक्षण होना चाहिए, ये बोला गया था। बट बाकी चीजें ना सेंटर पे छोड़ दी थी, कि आप स्टेट पे छोड़ दी थी कि आप कितना चीजें बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपने राज्य में आप चीजें 50% कर दो, 60% कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ उत्तराखंड में, तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए आरक्षण था ना, इसको 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो अभी जो पंचायत के आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो आपने देखा होगा 50% सीट ना महिलाओं के लिए क्या होती है, वहां पे रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो 2008 का मार्च में पंचायती राज अधिनियम आया था ना, तो इसमें संशोधन करके ये चीजें की हुई थी। ठीक है, और ये राज्य के जो पंचायत की त्रिवस्तरीय पंचायत व्यवस्था है ना, उस पर ये लागू यहाँ पे होती है। ठीक है, और आगे मैंने आपको बता ही दिया, जो पंचायत है ना, वो क्या है, आपका एक सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है। और इसकी जो आयु होती है, यहाँ पे अगर मैं आयु की बात करूं, चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है ना, वो कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। अगर आप 21 वर्ष के हो गए तो आप इसके लिए यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर ना इलेक्शन करवाने यहाँ पे अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इनकी जो बैठकें होती है उनमें 3 महीने का यहाँ गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा, और एटलीस्ट आपके 2 महीने में 3 महीने में एक मीटिंग यहाँ पे गांव में या ग्राम पंचायत के स्तर पे यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जून 2019 में संशोधन किया गया और सख्त नियम बनाए गए, और यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी एग्जाम में। ठीक है, इस समय जितने एग्जाम हो रहे हैं ना, तो ये जो संशोधन हुआ था 2019 में, तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें क्या था, दो थे। एक तो बोला गया 2 बच्चों का नियम, तो इनने बोला था 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं ना, वो चुनाव यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जनसंख्या के लिए, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए चीज थी। ठीक है, और इसके बाद एक यहाँ पे दूसरा क्लॉज जोड़ा गया एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सबसे पहले बोला गया कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं होंगी या सामान्य वर्ग के लोग होंगे ना, वो 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 10th पास नहीं है तो इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात, महिलाएं अगर SC ST होंगी तो वो 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम है तो वो भी इलेक्शन यहाँ पे नहीं लड़ सकती हैं। और कोई भी प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लोज है, और यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं 2 बच्चों वाले, और ये 10th और 8th पास वाला जो है, आप इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हम उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसका एक ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत 2 चीजें, एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक आपका नगरीय क्षेत्र है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत मैंने बता दिया, सबसे जो टॉप बॉडी होती है वो होता है जिला स्तर। ठीक है, जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत। ये क्या है? ये शीर्ष निकाय है। तो ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसमें क्या है, एक शीर्ष निकाय के रूप में यहाँ पे काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ब्लॉक समय। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे इसमें ये आपका क्या है, क्षेत्र पंचायत है, और इसको मध्य स्तरीय निकाय यहाँ पे कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य स्तरीय निकाय इसको कहा जाता है। सबसे नीचे आता है ग्राम स्तर, विलेज लेवल पे, जहां पे ग्राम पंचायत जो कि एक निचला स्तर यहाँ पे माना जाता है। और यही इंपॉर्टेंट है, आपके जो ग्राम प्रधान वगैरह बनते हैं ना, वो इसी के अंतर्गत बनते हैं, इसी के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राम सभा की मैं बात करूं तो सभी पंजीकृत मतदाताओं जो 18+ होते हैं का समूह होता है। राज्य सरकार ग्राम घोषित, देखिए ग्राम सभा को घोषित कौन करेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार, तो ग्राम सभा को घोषित करने का जो अधिकार होता है ना, वो राज्य सरकार के पास होता है। किसका होता है? राज्य सरकार के पास होता है। तो किस गांव को ग्राम पंचायत या ग्राम सभा घोषित करना है नहीं करना है, वो कौन करेगा? वो क्या करेगा? राज्य सरकार यहाँ पे डिसाइड करने वाली है। ग्राम पंचायत जो होता है, तो ग्राम सभा द्वारा चुनी गई एक कार्यकारी होती है, उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। देखिए ये ग्राम जो आपका ना, यहाँ पे ग्राम सभा होती है ना, उसी का होता है, पर इसमें क्या होती है, जो कार्यकारिणी होती है, इसमें चुने गए मेंबर जो होंगे, तो उनको यहाँ पे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा यहाँ पे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभाओं का क्या होता है, ये एक कार्यकारी जो संस्था होती है, उसी को यहाँ पे कहते हैं ग्राम, क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो सीमांकन होता है ना, वो कैसे करते हैं? देखिए कहने की बात ये है, सिंपल बताऊं तो, अगर देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टियर 1 में ग्राम पंचायत जो है आपकी, ठीक है,
जो आपकी ग्राम पंचायत यहाँ पे है, इससे गठन और जनसांख्यिकी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले स्लाइड में मत जाना, पहले मैं कुछ ये बता दूं, जो ग्राम पंचायत का सीमांकन होता है ना, वो कैसे होता है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, जो आपकी यहाँ पे राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम समूह, ठीक है, जिसकी जनसंख्या, ठीक है, जिसकी जनसंख्या राज्य में जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे 500, ठीक है, और जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं उसमें 1000 जनसंख्या हो, तो उसे पंचायत क्षेत्र यहाँ पे क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। साथ ही प्रत्येक जो ग्राम पंचायत होगी ना, उसमें एक क्या होगा, एक उसमें क्या होगा, आपका प्रधान देखने को यहाँ पे मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रधान देखने को मिलता है। और जो आपका क्षेत्र पंचायत होता है, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत तथा जो पंचायत क्षेत्र, नौ क्षेत्र पंचायत, जो आपका पंचायत क्षेत्र होता है, ठीक है, तो इस पंचायत क्षेत्र में एक क्या होगा, वार्ड मेंबर भी होगा, वार्ड सदस्य भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर डिसाइड हो, कितने बोर्ड, मतलब यहाँ पे कितने वार्ड सदस्य बनाने हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो आपकी जनसंख्या पे डिपेंड होता है। ठीक है, वो जनसंख्या जो होती है उसके आधार पे यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि अपनी जनसंख्या के आधार पे ही जो ग्राम पंचायत होती है ना, वो वार्डों में अलग अलग जो वार्ड होते हैं विभाजित इसको किया जाता है। साथ ही अगर किसी पंचायत की जनसंख्या, मैं कैसे अगर कहूँ किसी जो पंचायत की जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है, अगर वो जनसंख्या 1000 या, ठीक है, उससे अधिक होती है, 1000 या उससे अधिक होती है, तो सदस्यों की संख्या अलग अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जन पॉपुलेशन लिखी हुई है, मेंबर लिखे हुए हैं, तो अगर 1000 तक की जनसंख्या है तो वहां पे कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे। 1000 से लेके 2000 तक जनसंख्या होगी तो 9 मेंबर होंगे। 2000 से लेके 3000 मेंबर होंगे तो 11 मेंबर होंगे वहां पे। तो 3000 से लेके 5000 होगी जनसंख्या तो 13 मेंबर होंगे। और 5000 से अधिक जनसंख्या अगर आपको देखने को मिलेगी वहां पे, तो जो मेंबर सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। और इसमें भी एक चीज और है, न्यूनतम 7 सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1000 जनसंख्या बोला गया है तो 7 सदस्य यहाँ पे होंगे ही, और अधिकतम 15 सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसके बाद जनसंख्या कितनी, 10,000 हो, 15,000 हो, वो अलग है, मेंबर यहाँ पे 15 रहेंगे, कहने का मतलब ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है। तो इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं, पंचायती राज व्यवस्था का ना जो निचला क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब देखिए एक गांव या एक से अधिक गांव मिलकर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र को क्या करते हैं, एक या एक से अधिक गांव क्षेत्र में जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, ठीक है, तो मतदाताओं से मिलकर एक समूह बनता है या जो सभा होती है उसी की क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एक ग्राम सभा कहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे आपके आसपास जो बहुत से गांव होंगे जिससे मेंबर से मिलकर ग्राम सभा बनी होती है, तो उसमें जिस गांव की जनसंख्या ज्यादा होगी ना, तो उसी के नाम पे उस ग्राम सभा का नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा क्योंकि आप लोग रहते हैं गांव, वोट भी करते होंगे ग्राम प्रधान के, लास्ट ईयर ही वोट खत्म हुए हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता यहाँ पे होता होगा। ठीक है, और ग्राम सभा की एक ही क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। तो एक ग्राम सभा क्या होगी, एक ही होगी। देखिए एक ग्राम सभा होगी ना, तो उसकी क्या होगी, एक ही पंचायत होगी, अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किसी भी क्षेत्र को, अगर किसी भी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करना है, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो आपकी राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार उसको क्या करती है, डिसाइड यहाँ पे करती है। और इस ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा ना, वो कौन होगा, वो होगा आपका ग्राम प्रधान होगा। क्या होगा, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान को ना बहुत पावर होती है। तो अभी क्या होता है गांव में, इतना आपने देखा है कि लोग इतने अवेयर नहीं है, बट एक देखा जाए ना तो ग्राम प्रधान की पावर बहुत होती है। ग्राम प्रधान हो सके तो बहुत से काम करवा सकता है, पर ग्राम प्रधान करवाते नहीं आजकल, आपको पता है। ठीक है, पर धीरे धीरे देखिए जनगणना आ रही है, तो मैंने देखा अभी लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो नए ग्राम प्रधान आए हैं ना, वो बहुत काम कर रहे हैं। उनने अच्छे से रोड पहुंचा दिए, कनेक्टिविटी करवा दी है, आपकी जो बाइकें हो रही है अब आपके घर तक पहुंची होंगी। ठीक है, ये सब जगह नहीं है, मैं किसी किसी ग्राम सभा में देख रहा हूँ जहाँ पे काम हो रहे हैं अभी भी। ठीक है, जहाँ पे यंग लीडर जो आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी आसपास की चीजों को देख रहे हैं कि पानी की सुविधा है नहीं है, रास्ते बने हैं प्रॉपर नहीं बने, स्कूलों में सुविधा कैसी हो रही है। अब वो धीरे धीरे इन चीजों में काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो इसी के साथ ही ग्राम पंचायत के गठन के लिए मैंने बता ही दिया, क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र में उसमें 500 जनसंख्या होनी चाहिए, और मैदानी क्षेत्रों में आपके पास कम से कम 1000 जनसंख्या तो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम कितनी जनसंख्या हो सकती है, 2000 जनसंख्या यहाँ पे हो सकती है, आबादी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में 500 और अधिकतम 10,000 जनसंख्या यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके अगर गाँव के आसपास आपके क्या होते हैं, मेले या हाट लग रहे हैं, ठीक है, तो उनमें शुल्क कौन लेगा,
शुल्क कौन ले सकता है? वो ले सकता है, शुल्क वसूल सकता है आपका ग्राम पंचायत कर सकती है। क्या कर सकती है? ग्राम पंचायत यहाँ पे शुल्क वगैरह लगा सकती है। तो ग्राम पंचायत में सेम होते हैं, सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, इनके ऊपर भी शुल्क वगैरह ये लगा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 18 साल से अधिक जनसंख्या अगर सॉरी आपकी एज है तो आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। अब हम ग्राम पंचायत के संचालन एवं प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में होता है। सबसे पहले देखिए निर्वाचित क्षेत्र, इलेक्टेड स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, उप ग्राम प्रधान होता है, उसके बाद ये भी उप ग्राम प्रधान भी बनते हैं और ग्राम पंचायत सदस्य बनते हैं। तो कार्यकाल जो होता है, प्रथम बैठक, अगर इनकी जब प्रथम बैठक होती है ना, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्राम पंचायत है तो उसका कार्यकाल कितना होता है, तो वहां पे बोलता है कि वो शपथ के बाद का 5 साल नहीं, आपकी जब प्रथम बैठक होगी ना उससे 5 साल। ये नहीं कि आपने आज शपथ ले ली और आपकी आज से 5 साल शुरू हो, नहीं, आपकी जब मीटिंग हुई, आप इलेक्टेड होने के बाद, चाहे आपकी मीटिंग 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, उसके बाद का 5 साल यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और कम से कम अगर मैं बात करूं, कम से कम मैं बात करूं तो इसकी जो बैठकें होती है, ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत की जो वर्ष में बैठक होगी ना, मुख्यतः 4 बैठकें होनी अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 4 बैठकें अनिवार्य होती है। तो इसमें डिसाइड भी कर रखा है, एक 26 जनवरी को होगी, 1 मई को होगी, 15 अगस्त को होगी, 2 अक्टूबर की होगी, ये कुछ डेट ना फिक्स कर रखे हैं। अब जिसकी अध्यक्षता कौन करता है ना, वो आपका ग्राम प्रधान करता है। क्या करता है? ग्राम प्रधान इनकी अध्यक्षता करता है इन मीटिंगों की। साथ ही अगर मैं ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति की बात करूं, ठीक है, क्वारम की बात करते हैं, तो 1/5 मेंबर यहाँ पे होना अनिवार्य है, या कह सकते हैं जितने कुल परिवार हैं आपकी ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम सभा में, तो परिवारों की आधे परिवारों के प्रतिनिधि यहाँ पे आने चाहिए। तो कुल सदस्यों या आधे परिवारों के प्रतिनिधि यहाँ पे होने चाहिए बैठक में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रशासनिक के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, आप लोग तैयारी करते होंगे, वीडियो की आप तैयारी करते हैं, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो होता है ना, वो क्या होता है, ग्राम सभा का क्या होता है, सचिव होता है, कह सकते हैं, ठीक है। और यही क्या करते हैं, यही बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व इन्हीं के पास होता है। तो गांव के अंदर का जितना पैसा आएगा, क्या आएगा, वो उसको डिसाइड कौन करता है, वो आपका वीडियो ही करता है। तो आपने देखा होगा, आपकी ऑलरेडी तैयारी भी आप लोग करते हैं, इसी के लिए आप लोग तैयारी करते हैं कि हम अपने गाँवों का जो बजट तैयार करेंगे, ठीक है। और मैं तो एक चीज कहूंगा ना, कभी किसी भी पोस्ट पे जाइए ना, करप्शन मत कीजिए, ठीक है। करप्शन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग पहले स्टार्टिंग में सब सही होते हैं, बस जैसे चीजें दिखने जाती है ना, तो वहां पे करप्शन स्टार्ट। देखिए करप्शन करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जेब पे भारी पड़ने वाला है, आपके बच्चों पे भारी पड़ने वाला है। आप प्रॉपर वे पे एजुकेशन नहीं दिलवा पाएंगे अपने बच्चों को, आप जो चीजें लेंगे आपको महंगी चीजें मिलेंगी, ये सब करप्शन ही डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कीजिए, ईमानदारी से अपनी क्या है, अपनी जॉब भी कीजिए यहाँ पे, ठीक है। इतना सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं, क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं, ब्लॉक स्तर की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए क्षेत्र पंचायत का ढांचा होता है ना, जो ब्लॉक पंचायत स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें एक होता है इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिसको निर्वाचित किया जाता है, आप लोग इलेक्शन वोट देते हैं। साथ ही प्रशासन की बात करूंगा मैं, जो एडमिन होता है आपका, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसका सबसे मेन होता है ना, ब्लॉक प्रमुख होता है। देखिए आपके मेंबर ना अलग अलग क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं आपके, तो वो क्षेत्र पंचायत सदस्य क्या करते हैं, अपना एक मेंबर चुनते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, क्योंकि ये आजकल तो ये काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। जो आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं ना, उनको पैसों में खरीदा जाता है कि तो मुझे वोट दे करके, तो आपने देखा होगा ये चीजें, ठीक है। तो इससे फिर क्या होता है, जब ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत सी चीजें मतलब लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, चीजें कोर्ट भी जाती हैं, मेंबरों को छुपा दिया जाता है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए दिए थे। तो आप ये देखिए, अगर उस मेंबर को खरीदा है, तो ये ब्लॉक प्रमुख आपका कितना काम करेगा। ये पहले अपने मेंबर खरीद रहा है ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, उनको वो अरबों करोड़ों रुपए उन पे बहा रहा है, तो जब तक वो अपने करोड़ों रुपए नहीं इकट्ठा कर लेगा, जो आपने उसने लगा रखे हैं, तो आपके ऊपर कहाँ काम करेगा, वो कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इन चीजों पे आप लोग ध्यान से देखिए। साथ ही इसके अंतर्गत सबसे बड़ा क्या होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, उसके बाद वरिष्ठ या कनिष्ठ उप प्रमुख होता है, और नीचे सदस्य होते हैं। क्लियर हो गया। सदस्य को आप लोग इलेक्ट करते हैं, फिर उसका जो वरिष्ठ और कनिष्ठ जो होते हैं ना, या ब्लॉक प्रमुख होते हैं ना, तो उनको कौन चुनता है, वो आपके सदस्य वोट देते हैं। आप लोग इसके लिए वोट नहीं देते, आप खाली सदस्य के लिए वोट देते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के लिए। देखिए ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके प्रैक्टिकली आप लोग करते हैं इसको, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, हाँ कैसे चीजें होती है करके। इसके बाद अब यहाँ पे ना जो ब्लॉक लेवल है, तो वहां पे जो मेन जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, वो बीडीओ होता है। देखिए वीडियो नहीं है, वीडियो हमने आगे पढ़ लिया, ये बीडीओ है, इसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पे क्या था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर था, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीडीओ आ रहा है आपका, ये ब्लॉक
डेवलपमेंट ऑफिसर आ रहा है, ये सचिव के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लॉक लेवल पे सचिव कौन होता है, तो बीडीओ होता है। ग्राम पंचायत में कौन होता है, वीडीओ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके नीचे ईडीओ आता है और फिर नीचे कर्मचारी आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण की पैरामीटर्स हैं, जैसे जनसंख्या जो होती है ना वो 25,000 होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में, या 50,000 होनी चाहिए मैदानी क्षेत्र में, और न्यूनतम 20 सदस्य यहाँ पे होने चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ, एक क्षेत्र पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही सदस्य संख्या की बात करूं तो न्यूनतम 20 होनी चाहिए, अधिकतम 40 मेंबर होने चाहिए। गणपूर्ति की बात करूं तो 1/3 भाग तीसरी बैठक के लिए, और या फिर 1/5। अगर ये नहीं मिल पा रहे हैं लोग तो इतने मेंबर तो यहाँ पे होने चाहिए। तो क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है ना, तो उसमें 1/3 होगी। अगर दूसरी बार में गणपूर्ति 1/3 नहीं हो पाती है तो तीसरी में क्या होगी, ये 1/5 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इतने मेंबर यहाँ पे होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बाकी हमने बता ही दिया। क्षेत्र पंचायत, पंचायत ऐसा क्या है, मध्यवर्ती, ये क्या है, एक आपका निकाय है, निगमित निकाय है। इसका एक ब्लॉक प्रमुख होता है, इसके उप प्रमुख होते हैं और कनिष्ठ उप प्रमुख होते हैं। साथ में 20 मेंबर, न्यूनतम अधिकतम 40 मेंबर यहाँ पे होते हैं। क्षेत्र पंचायत का सचिव के रूप में कोई कार्य करता है, ये आपका प्रखंड या फिर जो बीडीओ होता है वो कार्य करता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसकी 6 समितियां होती हैं। क्या होती हैं, इसकी 6 समितियां होती हैं, जो कमिटीज होती हैं। अब ये कमिटीज से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ठीक है, तो याद रखिए। अब देखिए जो आपका समिति होती है ना, इसमें जो मेन है, ठीक है, पहली आती है एक नियोजन एवं विकास आती है, नियोजन एवं विकास समिति आती है। दूसरी आपकी शिक्षा समिति है, ठीक है। इसके बाद निर्माण समिति आती है आपकी। निर्माण के बाद एक आपकी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति आती है। फिर आती है आपकी एक प्रशासनिक समिति आती है। फिर लास्ट में एक आती है आपकी जल प्रबंधन समिति। तो याद रखे ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो ये 6 समितियां हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं कि ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत की जो समितियां होती हैं वो कौन कौन सी समितियां हैं। तो इन समितियां इनमें से कौन सी एक नहीं है बोल देगा, तो आपको 4 ये दे देगा, 3 ये दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा। तो इनको आपको एक बार पढ़ लेना, फिर से रिवाइज कर लो। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत कितने ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे आपको 95 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, जो ब्लॉक है 95 देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ ही देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि आपने कभी कभी देखा है ना, एग्जाम में ब्लॉक क्वेश्चन पूछता है कि ये ब्लॉक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब इसमें क्या करेंगे ना, सभी आपको याद नहीं होंगे मुझे पता है, बट अब जब आप वीडियो ना, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ अब बताता हूँ। देखिए, अगर अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं ना, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इससे क्या होगा ना, अब जब कमेंट सेक्शन आप पढ़ेंगे तो कोई चंपावत से देख रहा होगा, कोई आपका पिथौरागढ़ से देख रहा होगा, कोई पौड़ी से, कोई उत्तरकाशी से, कोई टिहरी से, कोई हरिद्वार से, कोई देहरादून से, तो जहां से भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अपने अपने जब आप लिखेंगे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उन सबको रीड करेंगे एक बार। आपको तो अपना तो पता ही होगा, आपने लिख दिया है तो आप दूसरों का ही पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार ना एक क्वेश्चन देखा होगा कि जहां पे पूछता है कि नंदानगर ब्लॉक कहां पर है। अब बहुतों को नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात है, नहीं पता होगा, क्योंकि इतने याद नहीं होते, 95 ब्लॉक है। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप कमेंट पढ़ेंगे तो आप एक 5 मिनट निकाल के सभी कमेंट पढ़ लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वीडियो देखते हैं, तो उनकी आपको कुछ आइडिया, क्योंकि नंदानगर ब्लॉक ना बहुत बार पूछा गया है, चमोली में है, ठीक है। तो ऐसे आपको और भी आ जाएंगे। उखलकांडा ब्लॉक माना जाता है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना ब्लॉक है, वो कौन सा है, ये अंग्रेजों के समय से चल रहा है, ये आपका ओखलकांडा ब्लॉक है। और ये कहाँ पर है, और सबसे बड़ा ब्लॉक भी है, सबसे पुराना भी है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा ब्लॉक इसी को है। और देखिए, ब्लॉक ना बार बार नहीं बनते, इसके लिए संसद ने ना बिल पारित करना होता है, उसके बाद ब्लॉक डिसाइड होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है, बहुत पहले से ही अंग्रेजों के समय से ये चल रहा है। ओखलकांडा ब्लॉक काफी पुराना है और सबसे बड़ा ब्लॉक भी देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग याद रखने हैं। ऐसे कभी पूछ लेगा खटीमा ब्लॉक कहाँ पर है, या धारचूला है, करनाली छीना कहाँ है, तो पिथौरागढ़ के अंदर इन चीजों को, तो आप लोग इनको एक बार देख लेना, ठीक है। पार्टी ब्लॉक का है, लोहाघाट ब्लॉक का है, ठीक है। अब चंपावत लोहाघाट वाले जो होंगे पता होगा कि चंपावत में 4 ही ब्लॉक हैं, चंपावत, पार्टी, बाराकोट और लोहाघाट। बागेश्वर में आपके 3 ही ब्लॉक देखने को मिलते हैं, एक बागेश्वर है, पपकोट है और गरुड़ है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में भी 3 ही है, अगस्त्यमुनि है, जखोली है और ऊखीमठ है। तो ऐसे सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं ना, वो मिलते हैं आपके पौड़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पौड़ी के अंतर्गत आपको 15 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 15 देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका अल्मोड़ा आता है, जहां पे कितने हैं आपके 13 ब्लॉक है, कितने हैं, सॉरी 11 ब्लॉक है, नॉट 13, 11 ब्लॉक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखते हैं। आई थिंक मैंने लिखा था यहाँ पे, हाँ ये आ गए हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में 95 ब्लॉक देखने को मिलते हैं आपको। सर्वाधिक ब्लॉक जो है आपको वो मिलते हैं पौड़ी गढ़वाल में, कितने हैं, 15 है। उसके बाद अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक है।
फिर हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल और चमोली में, यहाँ पे 9 ब्लॉक देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर में आपको 7 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। 6 ब्लॉक आपको उत्तरकाशी में 6 हैं, देहरादून में 6 हैं, हरिद्वार में भी 6 हैं। नैनीताल और पिथौरागढ़ में 8-8 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। चंपावत, बागेश्वर और चंपावत में आपको 4 ब्लॉक हैं, बागेश्वर में आपके 3 है, रुद्रप्रयाग में आपके 3 है। ये न्यूनतम ब्लॉक वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन से न्यूनतम ब्लॉक वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहाँ पे 3-3 है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पौड़ी में है, ठीक है। क्लियर है, आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 95 ब्लॉक है टोटल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम टीयर 3 की बात करेंगे, जिला पंचायत या शीर्ष निकाय की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम जिला पंचायत के ढांचे की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम बात देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसमें एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं प्रशासनिक। अब इलेक्टेड मेंबर आपने देखा होगा ना, जिला पंचायत का अध्यक्ष एक होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। अब जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं ना, जो आपके पंचायत के जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इसी के ऊपर सबसे ज्यादा चीज फंसती है, क्योंकि हर कोई ना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता है, क्योंकि इसके पास ना एक एमएलए से ज्यादा पावर होती है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, आपके डिस्ट्रिक्ट में एरिया वाइज कहीं 1 2 3 4 एमएलए होते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक ही यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके लिए ना अब जो आपने देखा होगा, इलेक्शन के टाइम पे काफी ज्यादा जो बीजेपी कांग्रेस में ना एक घमासान शुरू हो जाता है। यहाँ पे इनके मेंबरों को छुपाना शुरू हो जाता है, इनको ऑफर दिए जाते हैं, 50 लाख 60 लाख गाड़ियां दी जाती है इनको, जब तक इलेक्शन नहीं होता है बड़े बड़े रिजल्टों में इनको रुकवाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर नैनीताल के अंतर्गत इसके ऊपर हाईकोर्ट में केस चले गया था, मारपीट भी हो गई थी, बंदूकें निकल गई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैसा भी अच्छा है, काम भी होता है, पावर भी बहुत होती है। तो जो आपके पंचायत के सदस्य होते हैं ना, इनको जिला पंचायत के सदस्य को आप लोग चुनते हैं, आप वोट देते हैं। बट उसके बाद जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा ना, उसको आपके जो चुने हुए मेंबर होंगे ना, सदस्य होंगे, वो इसको वोट करेंगे, तो इसको ये इलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो जिला पंचायत की बात करूं, तो यहाँ पे जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, उसके नीचे उपाध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। और प्रत्येक 24,000 पर्वतीय क्षेत्र में 24,000 जनसंख्या होगी ना, तो उस पर क्या होगा, एक होगा। और मैदानी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या होगी, तो वहां पे एक जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे देखने को मिलता है। अब प्रशासन की बात करूं, तो यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ होता है, वो इसका मेन होता है, हेड होता है, या इसी को डीपीआरओ, जो सचिव होता है वो डीपीआरओ होता है। तो अधिकारी, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, तो मेन यहाँ पे यही होते हैं। और इनका जो मेन होता है वो आपका होता है डीएम ही होता है ऊपर, बट यहाँ पे ये मेन जो है मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ कहते हैं इसको, और डीपीआरओ जो होता है वो आपका सचिव के रूप में जिला पंचायत में काम यहाँ पे करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए, इसी के अंतर्गत ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जो जिला विकास अधिकारी आपका होगा ना, जैसे आपका कौन होगा, जिला विकास अधिकारी होगा, तो उसके नीचे ना आपके क्या होते हैं, 2 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, एक आपका होगा अपर मुख्य अधिकारी होगा आपका, एक होगा नीचे जिला पंचायत राज अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है, जिला पंचायत राज अधिकारी, ठीक है। इसी के फिर जो आपके ये जिला पंचायत, सॉरी, जिला विकास अधिकारी जो होगा ना, उसके नीचे अपर मुख्य अधिकारी होगा, एक होगा जिला पंचायत जो आपका जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो अपर आपका मुख्य अधिकारी है, ठीक है, तो इसी के नीचे 2 आते हैं, एक लेखा अधिकारी आता है आपका, और एक आता है अभी अभियंता आता है, अभियंता जिला आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद यहाँ पे रखना है। तो पंचायती राज व्यवस्था है, जिला पंचायत जो है आपका, जो क्या है, एक शीर्ष निकाय देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जिला पंचायत सदस्य होंगे ना, इनका चुनाव जो होता है, जिले के 18 वर्ष से अधिक जो उम्र के जो लोग होते हैं वो इसको करते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया, 24,000 जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में होनी चाहिए, और 50,000 जनसंख्या आपकी यहाँ पे क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में होनी चाहिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो आपके निर्वाचित सदस्य होंगे ना, ये करेंगे, ठीक है, सदस्य करेंगे। और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन यहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिला पंचायत का पीठासीन कौन होता है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। कौन होगा, अध्यक्ष होगा आपका, ठीक है। साथ ही जो मुख्य विकास अधिकारी होगा, पंचायती अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, 6 समितियां काम करती हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर भी कितनी है, 6 समितियां काम करती है। अब यहाँ पे मेन देखिए, अब यहाँ पे एक मेन चीज ध्यान रखना, एक्स ऑफिशियो रूल की बात करूं मैं, तो जिले के जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होंगे ना, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। बट देखिए, ये पदेन सदस्य तो होते हैं, बट कभी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा या फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तो वहां पे ये लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई इतनी पावर है नहीं। ये मेंबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, एक्स ऑफिशियो कोई भी होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है ना, कोई भी किसी पोस्ट पे है तो वो इलेक्ट जैसे वहां पे आएगा, वो डायरेक्टली उसका एक ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका क्या है, नीति आयोग है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है ना, वो कौन होता है, वो आपका
प्राइम मिनिस्टर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी रहेंगे, कल के दिन कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो वो डायरेक्टली वहां पे उसका मेन मेंबर बिना इलेक्शन बिना कुछ किए हुए वो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। क्लियर है सर? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसा नहीं है, जो सिंपल बताऊं तो कुर्सी की पावर होती है, कहने का मतलब ये है जिस दिन जो मेंबर वहां से हट गया वहां पे नया मेंबर आ गया तो सीधे वहां पे उसका पद सदस्य बन जाएगा। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं। तो इसमें जो आपके जिले के लोकसभा अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा सदस्य होंगे या फिर विधानसभा सदस्य होंगे ना, वो सीधे इसके पदेन सदस्य बन जाते हैं। बट ये मीटिंग मीटिंगों में सब में वोट जाएंगे, बट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो वहां पे ये वोट नहीं करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं करेंगे। ठीक है। अब ऑपरेशनल पैनल की बात करूं तो जो परिचालन विवरण परिचालन कैसे होता है, तो बैठक जो होती है इसकी प्रत्येक 3 माह में एक बार इसकी बैठक होती है। गर्भपूर्ति इसकी क्या होती है 1/3 या फिर बाद में 1/5 हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ना ये है 243 ZD। ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पूछा गया था, ये अपर पीसीएस के एग्जाम पूछा गया था, ये लोअर पीसीएस के एग्जाम पूछा गया था कि अनुच्छेद 243 का जेड किसे संबंधित है, या पूछ लेगा जिला योजना समिति के बारे में कौन सा आर्टिकल है। तो 243 आपको जेड जी याद रखना है, जिला योजना समिति के बारे में ये बात करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। 6 समितियां यहाँ पे होती हैं, देखने को मिलती हैं, जो आपकी नियोजन एवं विकास समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, स्वास्थ्य समिति होती है, निर्माण समिति होती है। ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके थे। ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जैव विविधता प्रबंधन समिति यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है। जल प्रबंधन या जैव विविधता समिति। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको मैंने एक पूरा तुलनात्मक चीजें बना दी है, ग्राम पंचायत के संबंधित और क्षेत्र पंचायत संबंधित जिला। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जो आपकी सदस्य सीमा कितनी होनी चाहिए, राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, यहाँ पे ग्राम प्रमुख होते हैं, यहाँ ब्लॉक प्रमुख होते हैं, यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। देखिए ये प्रत्यक्ष होते हैं, आप लोग वोट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष मैंने कहा ना, आप क्या करते हैं, बीटीसी जो आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है उसको वोट देते हैं, पर इसका जो ब्लॉक प्रमुख होता है ना वो लोग वोट देते हैं, तो इसलिए अप्रत्यक्ष होता है। ये तो समझ में आता है ना आपको, प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष क्या है, सीधे आप लोग चुन रहे हैं वोट के थ्रू। अप्रत्यक्ष क्या है, सीधे मेंबर क्या हो रहा है, इलेक्ट हो रहा है, या उसको कुछ और मेंबर लोग वोट कर रहे हैं। जिला पंचायत अप्रत्यक्ष, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप जिला पंचायत के सदस्य को वोट करते हैं, अध्यक्ष को सदस्य वोट करते हैं बाद में। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं तो ये वीडियो होता है, यहाँ पे बीडीओ होता है, और यहाँ पे सीडीओ या पे डीपीआरओ होता है। गढ़पूर्ति की बात करूं 1/5, 1/3 या 1/5, इन दोनों का तो सेम ही है यहाँ पे। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करेंगे नगर निकाय प्रणाली की, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें। किसकी बात करेंगे? अर्बन लोकल बॉडीज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब अर्बन लोकल बॉडी होती क्या है, कहने का मतलब है जो नगर निकाय होते हैं आपके, जो आपकी क्या है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नगरीय स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका जो पहली बार विषय के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो आपकी जो मैगस्थीस थे, तो इनके अपनी बुक में इसके बारे में लिखा था। जो मैगस्थीस थे ना, इनके बारे में इनने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा था। ठीक है। और इनने इसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था कि जो स्थानीय शासन होते हैं ना, तो इसमें जो मेन है वो क्या होता है, एक नगरीय प्रशासन भी क्या है मौजूद है। इनने कहा था, इन्हें दोनों की बात की थी, इनने ग्रामीण स्वरूप की भी बात की थी, इनने नगरीय स्वरूप की भी बात की थी। इसके साथ ही भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो मानी जाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1687 और 88 के आसपास मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1687 और 88 के आसपास मानी जाती है। ये आपने अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे, तो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार मद्रास नगर निगम की स्थापना यहाँ पे की गई। कितनी कितनी पुरानी बॉडी आप खुद देखिए, मद्रास नगर निगम की स्थापना यहाँ पे की गई थी, और भारत की सबसे पुरानी नगर निगम इसी को ही यहाँ पे माना जाता है। इसके बाद 1726 के आसपास, ठीक है, कुछ हिस्ट्री का बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। 1726 में बंबई और कोलकाता, क्योंकि पहले मुंबई को बंबई कहते थे, और कलकत्ता, ठीक है, तो यहाँ पे नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और जो लॉर्ड रिपन थे ना, तो इन्हीं को ही स्थानीय स्वशासन का क्या है मेन माना जाता है। तो ये मेन आपके लिए याद होना चाहिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब इन बॉडीज के बारे में, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो देखिए भारत में 8 प्रकार की शहरी शासन व्यवस्था है। अब देखिए आप 3 ही पढ़ते होंगे, आप कहोगे आप सर 8 कहाँ से ले आए? तो मैं बात करूं तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जिसमें नगर पंचायत, पालिका, नगर पालिका और नगर निगम होता है। 74 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसके बाद इसको बना दिया गया था, और 12वीं अनुसूची में इसको ऐड कर दिया गया था। भाग 9 का जो क है, ठीक है, देखिए 9 में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पंचायती, और 9A है जो है, ठीक है, तो इसमें हमने बात की अर्बन लोकल बॉडीज की। 12वीं अनुसूची है, टोटल इसमें 18 विषय है। अभी हमने जब
पंचायती राज पढ़ा, उसमें कितने विषय पढ़े थे याद होना चाहिए, ठीक है, 29 विषय पढ़े थे। और यहाँ पे कितने हैं, 18 विषय हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग आर्टिकल हैं, जो कि आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए ओ तक तो हमने पढ़ लिया था, मैंने कहा था ना ओ तक वहां पर है। उसके बाद कहाँ पे, पंचायती राज में ओ तक है, 243 ए से लेके 243 ओ तक वहां पे देखने को मिलते हैं। अब पी से लेके आगे यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये 3 बॉडी होती है। अब यहाँ पे देखिए नगर प्रणाली की शुरुआत की बात करूं तो 1916 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम आता है और छावनी परिषद अधिनियम आता है 1924 में। अब एक बार हम देखे थे, मैंने जो 8 प्रकार की समितियां बताई है ना, इनमें क्या क्या होती है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जा रहे हैं आजकल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है आपका नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, 3 तो आपके ये हो गए, ठीक है। चौथा जो होता है ना, वो होता है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड कहते हैं जो आपके आर्मी के एरिया जो होते हैं ना छावनी वाले, उनको भी यहाँ माना जाता है, वहां पे इनका रूल नहीं चलता है, वो अपना अलग बनाते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका नगरीय क्षेत्र, मेट्रोपोलिटन सिटीज, ठीक है, जहां पे पतन जो बंदरगाह वगैरह होते हैं ना, तो बंदर पतन न्यास बोलते हैं इनको, तो इनको बंदरगाह समिति। उसके बाद आगे भी समितियां आती रहती हैं, तो ये अलग अलग समितियां हैं। इसमें एक नगर पालिका, नगर निगम, अनुसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र, एक होता है आपका इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्री होती है ना, वो भी अलग से काम करती है। इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, अलग से बात करती है, उनके लिए भी अलग से वहाँ पे बॉडीज होती है, ठीक है। तो उनका कार्यकाल, उनका जो चीजें होती है वो अलग साइड चलती है, ठीक है, क्लियर है, आगे देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद की, यहाँ पे बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या जो होती है ना, जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, और जनसंख्या जो होती है 5,000 से लेके 50,000 तक जनसंख्या यहाँ पे होनी चाहिए, तो वहां पे नगर पंचायत बनाई जाएगी। अगर इतनी जनसंख्या, अगर 5,000 से ज्यादा जनसंख्या होगी ना, तो उसको यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, नगर पंचायत बना जाएगा, और 50,000 तक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, ठीक है। तथ्य का रूप विशेष, तो 3 नगर पंचायत है जहां चुनाव नहीं होते, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड में 3 जो नगर पंचायत है जहां चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ पे मेंबर को मनोनीत किया जाता है। एक आपका बद्रीनाथ में, एक आपका गंगोत्री में, एक आपका केदारनाथ में। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, तो यमुनोत्री को साइड रख लो, यमुनोत्री में होते हैं, बाकी ये 3 जगह। अब ऐसे याद रखो, आपके जो 4 क्या है, जो तीर्थ स्थल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 ये नगर पंचायत है, तो यहाँ पे नगर पंचायत में क्या है, चुनाव नहीं होते हैं, तो अपॉइंटमेंट है यमुनोत्री में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ में नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नगर पालिका की, बात करूंगा मैं, ठीक है। तो नगर पालिका की देखिए, इनका जो कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष होता है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। नगर पालिका की बात करूं तो यहाँ पे जनसंख्या ना, अब देखिए यहाँ पे 50,000 तक थी, अब 50,000 से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे होगी 1 लाख तक, ये मैदान की बात कर रहा हूँ, और पर्वतीय क्षेत्र में 90,000 तक। देखिए इसके लिए तो क्राइटेरिया कुछ नहीं, ये फिक्स ही है। अब यहाँ पे नगर पालिका में ना क्राइटेरिया आता है, अगर 50,000 से लेके 90,000 तक क्या है जनसंख्या है पर्वतीय क्षेत्र में, तो उसको नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। और 50,000 से लेके 1 लाख तक जनसंख्या है मैदानी क्षेत्र में, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, नगर पालिका घोषित घोषित कर सकते हैं, ठीक है। चुनाव जो होता है, अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। ऐतिहासिक बात करूं तो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है, आपको मसूरी नगर पालिका देखने को मिलती है, जो कि 1842 में यहाँ पे बन गई थी अंग्रेजों के समय पे, ठीक है। तो याद रखना सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है आपकी, ये आपको देखने को मिलती है मसूरी नगर पालिका, 1842 से देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, तो नगर पालिका जो बन जाती है, देखिए हर बार डिसाइड अलग अलग होती है, ये अब जैसे में सदस्य संख्या बढ़ती है तो इसको डिसाइड कौन करता है, राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार इसको डिसाइड करती है, क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हो गया हमारा, अब सबसे बड़ा आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम नगर निगम कहते हैं, और ये काफी न्यूज में था अभी उत्तराखंड में, क्योंकि 2 नए नगर निगम बने हुए हैं, तो वहां पे इलेक्शन थे, तो उसके बाद वहां पे चीजें कुछ गड़बड़ा भी गई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना अभी इलेक्शन जहां भी बड़े इलेक्शन होने शुरू हो गए, जहां पे पार्टियां आ गई हैं, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को फिर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो नगर निगम में जो जनसंख्या होती है ना, वो 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, और जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहां पे पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 से अधिक होनी चाहिए, तो उस क्षेत्र को नगर निगम बना दिया जाएगा। इसलिए अभी आपने देखा होगा ना, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, इनको अभी नगर निगम बना दिया गया, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है, 90,000 से अधिक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इससे पहले आपका जो श्रीनगर था, वो विशुद्ध रूप से जो पर्वतीय वाला पहला था, ठीक है। उसके बाद अब तो दोनों ही, अल्मोड़ा पर्वतीय में ही आता है, पिथौरागढ़ पर्वतीय में आता है, अब ये 3 हो गए हैं,
ठीक है, आप इसको भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ और जो अल्मोड़ा है इनको 2024 में बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मैचिंग फॉलोइंग में। और जो श्रीनगर था इसको 2021 में बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना। अब टोटल मिला के जो टोटल कितने हैं उत्तराखंड नगर निगम, वो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं आपके पास। ठीक है, अभी देखेंगे कौन कब बना था करके। अब मेन चीज जो आती है ना नगर निगम में, जो आती है, जो नगर निगमों के जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसको ये क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, या फिर इनको महापौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? महापौर या मेयर करते हैं। और ये 5 वर्ष के लिए क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? इनको चुना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष के लिए इनको चुना जाएगा। और जो सभा सांसद होते हैं आपके, ठीक है, या जो पार्षद होते हैं, वो सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव इनका किया जाता है। ठीक है, जैसे हम गांव में, जैसे अभी हम देख रहे थे ना, अब यहाँ पे क्या होगा? बॉडी बड़ी हो जाएगी तो हमको यहाँ पे क्या होगा? पार्षद और सभा सांसद भी चुनाव करने पड़ेंगे इनके। ठीक है, अब डिप्टी मेयर की बात करूं तो चुने गए पार्षद द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली। मतलब जो चुने गए, जो यहाँ पे पार्षद होंगे, जो ये पार्षद आएंगे चुने वोट करके, ठीक है, ये चुने हुए आएंगे, तो इन्हीं से क्या होगा? यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष रूप से एक डिप्टी मेयर भी यहाँ पे चुना जाएगा। महापौर तो इलेक्शन से चुना जा रहा है, याद है वो, महापौर आपका प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, बट जो डिप्टी मेयर होगा ना, वो आपका क्या करेगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ये क्वेश्चन फंसाते हैं, इनको ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, शब्दों पे जाना, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन होगा ना तो आपको ये सब एक जैसा लगेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपका महापौर होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, वो सीधे क्या होगा? चुना जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। बट जो आपका डिप्टी मेयर होगा ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपॉइंट, इसके लिए इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ की फीचर्स हैं, इनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित प्रथम नगर निगम जो था वो श्रीनगर था 2021 में। बट अभी मैं कह रहा हूँ पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बन गए हैं, तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर रेणु अधिकारी है, और श्रीनगर की पहली महिला मेयर आरती भंडारी है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में, ठीक है, दो नए नगर निगम बनाए गए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर कौन है, तो ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अल्मोड़ा लिखूंगा, इसको नोट कर लेना, बन सकता है एग्जाम में। अल्मोड़ा के कौन है? ये है आपके पास अजय वर्मा। कौन है? अजय वर्मा है। और इसी के साथ ही पिथौरागढ़ की कौन है पूछेगा, तो वहां पे एक महिला है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वहां इलेक्शन के रूम पे कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ये है कल्पना देवलाल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और टोटल मिला के कितने हैं हमारे पास? 11 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 11 नगर निगम है, इनको एक बार देख लेते हैं। देहरादून 1998 में बना था, हरिद्वार 2011 में बना था, हल्द्वानी 2011 में बना था, रुद्रपुर 2013 में, काशीपुर 2013 में, रुड़की भी 2013 में, कोटद्वार 2007 में, ऋषिकेश 2017 में, श्रीनगर 2021 में, और अल्मोड़ा 2024 में, पिथौरागढ़ 2024 में। ये आपको मैंने बता दिया है। तो टोटल मिला के अभी आपके पास कितने हैं? 11 नगर निगम कार्यरत देखने को आपको मिलते हैं। अब आप आगे जैसे जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र होगा जहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उसको आगे बना देंगे, पर अभी के टाइम पे दो ही जगह बड़े जो सिटीज हैं ये आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ही है। बाकी अभी इतनी जनसंख्या नहीं है, वो नगर पालिकाएं होंगी बाकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट था। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरा यहाँ पंचायत सिस्टम को समझा अच्छे से और चीज़ों को देखा, तो आपको अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जो मैंने आपको ब्लॉग के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है वो कमेंट में जरूर लिखें, उससे क्या होगा आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी और पढ़ने का तरीका बढ़िया यही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,